हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्लास 9th में जो हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी के टाइम तक जो भी डेवलपमेंट यूरोप के अंदर हुई थी वो डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके काम आएगी। ओके, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले से कर रहा हूँ। मींस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर क्या सिचुएशन थी हम लोग उसको देखेंगे। ओके, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ ये आप सबको पता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे नेशनलिज्म पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो फीचर है वो है एब्सेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। तो आपको यहाँ पे नेशन स्टेट्स का मतलब समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ओके, तो नेशन जो है वो एक कल्चरल टर्म है। ओके, और स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। ओके, तो इट मीन्स नेशन कल्चर को शो करता है और स्टेट पॉलिटिकल सिचुएशन को या पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करता है। ओके, तो नेशन मीन्स कल्चरल बाउंड्री और स्टेट मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्री। तो जब कल्चरल बाउंड्री और किसी भी कंट्री की कल्चरल बाउंड्री और उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री सेम होती है तब हम उसे नेशन स्टेट बोलते हैं। ओके, और जैसे लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में श्रीलंका का केस पढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि श्रीलंका के कुछ पार्ट्स में तमिल कल्चर है और सेम तमिल कल्चर हमारे साउथ इंडिया के अंदर भी है। तो अगर हम लोग देखें तो कल्चरल बाउंड्री में देखेंगे के टर्म्स में देखेंगे तो कल्चरल बाउंड्री तमिल्स का इंडिया के अंदर भी है और श्रीलंका के अंदर भी है, बट उनकी जो ये कल्चरल बाउंड्री है वो पॉलिटिकल बाउंड्री के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है और श्रीलंका की पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है। तो नेशन और स्टेट, जब कल्चरल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री दोनों सेम होगी किसी भी कंट्री की तो वो कंट्री क्या कहलाता है, वो कंट्री कहलाता है नेशन स्टेट। ओके, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप के अंदर बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कल्चरल बाउंड्री और नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री दोनों सेम है। अभी तक यूरोप के अंदर जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, मतलब वो एब्सेंट है। ओके, और ये जो जर्मनी अभी का जो हम लोग जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड कंट्री देखते हैं एट दैट टाइम दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, टचीज़ और कैंटोन्स में। ओके, और ये बहुत सारी ऑटोनोमस टेरिटरीज़ में डिवाइडेड थे, मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थे और इन पार्ट्स पे डिफरेंट एम्पायर्स का कंट्रोल था। ओके, देन सेकंड थिंग हम लोग देखते हैं कि इस टाइम यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की आप लोगों ने आई एम श्योर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ी है। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की का सिंपल मीनिंग है कि इसके अंदर कॉमन पीपल का कोई भी शेयर नहीं है। जो रूलर ने या जो किंग ने कह दिया वो अल्टीमेट है। ओके, तो इस टाइम पे जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो भी मोनार्कीज थी वो सारी मोनार्कीज ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी और इन मोनार्की के अंदर बहुत ही डाइवर्सिटी थी। ओके, कैसी डाइवर्सिटी थी हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये डाइवर्सिटी कैसी थी इसको हम समझते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के थ्रू। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता है। ओके, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रांस के अंदर बूर्बो डायनेस्टी थी, तो सिमिलरली हैब्सबर्ग डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी? ऑस्ट्रिया हंगरी में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओके फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले और उसके भी पहले जितनी भी मोनार्कीज़ यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी हो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर, ओके, चाहे वो प्रशिया में डायनेस्टी हो, चाहे रशिया के अंदर जार डायनेस्टी हो, फ्रांस के अंदर बूर्बो डायनेस्टी हो, ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं इनके बीच में आपस में मैरिज अलाइंसेस या फिर रिलेशनशिप होते थे। तो इट मीन्स इन सब के अल्टीमेटली इंटरेस्ट सेम है। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है, हम लोग इसको आगे यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है, ओके, वो कहाँ पे रूल कर रहा है? वो ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल कर रहा है। बट हैब्सबर्ग एम्पायर को पैचवर्क बोलते हैं। पैचवर्क मतलब पैचवर्क क्या होता है? जैसे आपके पास कोई क्लोथ है और क्लोथ में कहीं कुछ फट गया, तो फटने के बाद आप क्या करते हैं? वहाँ पे एक पैच लगा दिया, मतलब आपने वहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा या क्लोथ का पीस को वहाँ पे पैच लगा दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग पैचवर्क। तो सिमिलरली हैब्सबर्ग एम्पायर को भी हम लोग पैचवर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि विद इन दी हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि बहुत वाइड है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है और पीपल्स रहते हैं। लाइक बोहेमिया वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे हम लोग देखें
तो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है और वो लोग जर्मन बोलते हैं। ओके, देन एट द सेम टाइम लोम्बार्डी और वेनेशिया पे भी हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल है और वहाँ के जो पीपल्स हैं वो इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं। सिमिलरली हंगरी के अंदर जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, वो क्या कहते, वो मगेर लैंग्वेज को बोलती है और जो हाफ पॉपुलेशन है वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट बोलते हैं। इवन गलेशिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी है ना वो पोलिश बोलती है। मीन्स विद इन द हैब्सबर्ग एम्पायर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर है। ओके, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, मतलब उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है। ओके, देन एट द सेम टाइम बोहेमियन और स्लोवाक जो कि नॉर्थ में है, देन स्लोवेंस जो कि कार्नियोला में है, और साउथ के अंदर क्रोएट्स है, और ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स हैं। वहाँ पे पीजेंट्स रहते हैं। ओके, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स रहते हैं। और ये सब कहाँ पे हैं, ये सब एम्पायर की बाउंड्री पे है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक टर्म पे भी ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयर आर मच डिफरेंसेस। और ये जो डिफरेंसेस है ना, ये पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। ओके, पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। और इन सभी डिफरेंसेस में जो बाइंडिंग पावर है, मतलब जो इन सभी डिफरेंसेस को एक साथ एक एम्पायर के अंदर रख रही है, वो क्या है, वो है एम्परर के लिए एलिजेंस। ओके, एम्परर के लिए जो श्रद्धा है वो इन सबको एक साथ रख रही है। देन अब हम लोग का है कि एट द सेम टाइम यूरोप के अंदर एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी भी है। ओके, अब ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है ना, ये नंबर में बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, बट सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। और इवन ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, इनके ऊपर डिफरेंट एम्पायर्स की बाउंड्री का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? बिकॉज एक एम्पायर की जो एरिस्टोक्रेसी है वो दूसरे एम्पायर के एरिस्टोक्रेसी के साथ रिलेशन में है, मैरिज अलायंसेस किए हैं, तभी उनके जो हैं इंटरेस्ट सेम है, प्लस उनके जो रहन सहन के या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कॉमन है। ओके, मीन्स इंग्लैंड के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर जो उनका लिविंग पैटर्न है सब सेम है। इवन इनके बीच में क्या होता है, दे आर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लोग, इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, ये कंट्री साइड में इन्होंने अपनी लैंड को कैप्चर कर रखा है। और ये फ्रेंच तभी बोलते हैं जब इनका पर्पस होता है या कोई डिप्लोमेसी के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये लोग जो कॉमन पीपल की लैंग्वेजेस हैं उसको नहीं बोलते हैं, और कॉमन पीपल से ये लोग एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। देन इस टाइम पे जो पीजेंट्स, टेनेंट्स या फिर स्मॉल ओनर्स थे, उनका क्या कंडीशन था? तो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी उसका जो फॉर्मेशन है यूरोप के अंदर वो पीजेंट्री से था। ओके, तो यूरोप में जो वेस्ट वाला एरिया है वहाँ के जो पीपल्स थे वो नॉर्मली या तो टेनेंट्स थे या तो स्मॉल ओनर्स थे। बट एट द सेम टाइम जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पीपल्स थे वो कल्टिवेशन में इन्वॉल्व थे, बट वो लोग सर्फ थे। सर्फ का मतलब होता है स्लेवरी। तो इट मीन्स ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो फार्मर्स थे वो एज अ सर्फ वर्क कर रहे थे, यानी वो स्लेव्स थे। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का मतलब हमारा मेनली जो हमारा रशिया है ना उसका, जब हम लोग लास्ट क्लासेस मतलब 9th क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा है, तो हम लोगों ने ज़ार के टाइम का जो रशिया का सिचुएशन पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि वहाँ पे सर्फडम है। ओके, अब हमारा आता है क्रांतिकारी मैंने इस सेंस में कहा क्योंकि इनके आइडियाज़ हैं। ओके, तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ओके, अब ये जो न्यू मिडिल क्लास है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ से हुआ है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनके पास इनकम आया, इनकम की वजह से इनकी सिचुएशन इंप्रूव हुई, इकोनॉमिकली सिचुएशन इंप्रूव हुई, प्लस इनके पास एजुकेशन था, तो एजुकेशन की वजह से इनके पास नॉलेज भी था। ओके, तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है, अगर आप लोग देखोगे तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो डायरेक्टली जो यूरोप का ट्रेडिशनल क्लास है, ट्रेडिशनल क्लास मतलब मोनार्क्स, ट्रेडिशनल क्लास का मतलब क्लर्जी मतलब चर्च, ट्रेडिशनल क्लास का मतलब एरिस्टोक्रेट, ये इनकी अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें क्लर्जी का या फिर मोनार्क्स का या फिर एरिस्टोक्रेसी का, तो आप देखोगे तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन अपनी प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, बट ये जो न्यू मिडिल क्लास है वो कहता है कि नहीं, ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि सबके सब इक्वल है। और ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, ऐसे लिबरल आइडियाज़ को क्यों स्प्रेड कर रहा है? बिकॉज दे वर एजुकेटेड। ओके, तो जो मिडिल क्लास है वो एजुकेटेड है
और वो लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा है। इवन वो एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म करना चाहता है, और उसके बाद इक्वलिटी को फॉर्म करना चाहता है। इक्वलिटी का फॉर्म का मतलब जहाँ पे लॉ का रूल हो और लॉ के फ्रंट में सबके सब पीपल इक्वल हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है। सेकेंड हाफ में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।